हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग इस मेरे नोट्स से परिचित होंगे। ठीक, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। जो लोग इससे पहले मैं इसी नोट्स का 580 क्वेश्चन आप देख रहे हो, 580 से पहले एक से लेकर के 580 तक आए हैं, डायरेक्ट 580 नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं तैयारी कर रही थी तो अपना नोट्स मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख करके रखी थी, तो वो आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर कर दूं। तो 3 या 4 पार्ट में वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसका लिंक इसके नीचे दे दूंगी, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को देख लेना। उसी प्लेलिस्ट में मैं इन सारे वीडियो को भी लगाऊंगी। तो आप लोगों ने कहा मैम उस एनसीईआरटी वाले बुक पे करा दीजिए, तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था। एनसीईआरटी वाले बुक को मैं फोटो खींचती, ये सब करती, और ये पहले से फोटो खींच के रखा हुआ था, इसलिए आज मैंने इस क्लास को अपलोड कर दिया। कल ही मैं फोटो खींच ली थी, जैसा कि आप लोग की वीडियो में कल ही मैं बताई थी लास्ट में कि कल आप लोगों का मैं क्या करूंगी, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगी। तो ये मैं तैयारी कल ही कर ली थी और आज मैं मुझे लेट हो गया। तो आप लोग कहो कि कहे थे कि मैम एनसीईआरटी करा दीजिए, मुझे लगा कि इसे स्किप करना चाहिए, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने क्या किया, इसको लगा दिया। तो आप लोग समझेंगे मेरी मजबूरी को कि मैंने क्या किया है। ठीक है, ये भी पढ़ने के लिए, इसमें भी आप लोग आंसर देते चलना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, केवल इसमें जो लिखा हुआ है नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज आप लोगों से और कहना है, ये मैंने हाथ से लिखा है, तो हो सकता है कुछ डाटा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो अगर जहां गलत लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे, मैं भी अपने नोट्स को सही कर लूंगी। ठीक है, और आप भी अपना सही करके पढ़ना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। आप लोगों को भी ये बातें तो खत्म हुई। दूसरी बात क्या है, आप लोगों को भी न्यूज मिली होगी कि मैम शायद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम टलने वाला है। तो हो सकता है टल जाए, क्योंकि जो अध्यक्ष महोदया थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, आप लोग समझ सकते हो कोई इस्तीफा क्यों देता है। जब बहुत ही गलत गलत काम करवाए जाते हैं तो कोई होता अपने जमीर को नहीं बेच पाता है, इसलिए वो इस्तीफा दे देता है। तो आप समझ सकते हो कि कीर्ति मैडम ने क्यों दिया होगा, क्या किया होगा। इन सारे चीजों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट भी नहीं होंगे कि एग्जाम टल गया हमें पढ़ना नहीं है। हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यूपी का आयोग इस तरीके से बदतमीजी कर सकता है, लेकिन जो लोक सेवा आयोग का जो आयोग है, जो एलटी वाला आयोग है, ये इस तरीके से बदतमीजी नहीं करेगा। वो अपने जब टाइम टेबल दिया है, एग्जाम होगा तो होगा, इसलिए आप ये मान करके चलो कि एग्जाम होना है। कभी भी हो, क्या करना है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। कछुआ वाली चाल से हमें धीरे धीरे चलते रहना है, ना कि खरगोश बनना है। ठीक, आप लोग जान लिया अब हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे, आप लोग भी अपना आंसर देते रहना। फिलहाल जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58, आप लोग चाहे तो 580 आप लोग ऐसे आंसर देते चलो, मैं पढ़ते सुनाते चली जाऊंगी। स्तनपान 90 डिग्री के समकोण पर कराना चाहिए। ठीक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी विशिष्ट स्तनपान का अर्थ क्या है, केवल नव दूध और मां का दूध देना नवजात को तुरंत यानी प्रसव के 3 मिनट 30 मिनट बाद, यानी बच्चे को जब बच्चा हो जाए तो 30 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, उसे विशिष्ट स्तनपान कराते हैं, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। स्तन के दूध के 3 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, कोलेस्ट्रम जिन्हें संक्रमणकालीन दूध कहते हैं, फिर परिपक्व दूध, फिर क्या है, फोर मिल्क एंड हिंद मिल्क। ठीक है, इस तरीके से जो भी जहां मुझे लगा, मैं जब पढ़ती थी उस समय मैंने ये लिखा है, आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे, इतना भी बेकार राइटिंग में नहीं लिखा हुआ है। दुग्धपान की कार्यकी क्या होगा, दुग्धपान के शारीरिक आधार को 4 चरणों में बांटा गया है। क्या है, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोकीनेसिस, और क्या है, ग्लैक्टोपोजेसिस, पोइजिस। आप कहोगे मैम ये सारे शब्द क्या है। तो मेमोजेनेसिस क्या है, स्तनों की तैयारी। अगर हम बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हैं तो स्तनों की तैयारी पहले आएगी, मेमोजेनेसिस। ये कहाँ का क्वेश्चन होगा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, या तो जीआईसी का होगा या तो नेट का होगा। तो इस तरीके से चरण लगाने के लिए देखो दिया है, तभी मैंने नोट किया, कहीं ना कहीं से मुझे मिला होगा, तभी मैंने इसे नोट किया है। तो पहले क्या होगा, मेमोजेनेसिस होगा, फिर लैक्टोजेनेसिस होगा। लैक्टोजेनेसिस में क्या होगा, स्तन एल्बियोली से संश्लेषण और स्राव होना। फिर क्या है, ग्लैक्टोकिनेसिस, दुग्ध का निकास। ठीक, फिर फोर्थ पे क्या होगा, ग्लैक्टोपोइजिस, दुग्ध पान का रख रखाव। ठीक है, इस तरीके से क्या है, एक सेकंड रिमोट पर रखें, हाँ ठीक। अब इसका नेक्स्ट का आप लोग आंसर करें, जो भी आ रहा हो आप लोग भी पढ़ते रहो, सुनते रहो, अगर हो सके तो आंसर भी दे दो, अपना भी लिखते रहो, कोई बात नहीं है। क्या है,
ब्रेक्सटन, ये ब्रेक्सटन क्या है? ब्रेक्सटन क्या है? हिक्स संकुचन क्या है? ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन क्या है? तो प्रोड्रोमल या मिथ्या प्रसव को कहते हैं। इसमें क्या होगा? गर्भाशय में 30 सेकंड तक संकुचन होता है। ऐसा महसूस होता है कि लेबर पेन यानी डिलीवरी पेन हो रहा है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं होता है, वो मिथ्या होता है, भ्रम होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसको क्या कहेंगे? तो ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। अगर एक शब्द में पूछ दे कि ब्रेक्सटन हिक्स हिक्स संकुचन क्या है, तो आप बताओगे कि मिथ्या लेबर पेन होता है, डिलीवरी पेन महसूस होता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अब क्या है? ओजेनेसिस क्या है? ओजेनेसिस क्या है? तो महिलाओं में डिंब के निर्माण की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। क्या है? ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रश्न यहाँ पे सेलेक्टेड लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। बहुत लोग ऐसा होगा कि क्वेश्चन इसको देखे भी ना होंगे। आईयूसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव कंट्रासेप्टिव डिवाइस। एक बार फिर से पढ़ लो। इंट्रा यूरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यानी क्या है? अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण है, जो टी आकार का गर्भ नियंत्रण उपकरण है। आप लोग ये पढ़े होंगे, जो भी सहेली बहेली न जाने क्या क्या आता है। ठीक है। डुश हो गया, ये हो गया, सारा आप लोग पढ़े होंगे। अब इसका आप लोग बता दो, फोलिक एसिड डिफिशियंसी क्या है? फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनटीडी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। एनटीडी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनने में मदद मिलता है। स्पाइना स्पाइना बाइफिडा इंसेफेली। क्या है? स्पाइना बाइफिडा इंसेफेली। ठीक है। ये क्या है? होने वाला रोग है। किससे? एनटीडी के कमी से। या एनटीडी क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? तो जो स्पाइना है, बाइफिडा है, उसमें क्या होती है? यानी तंत्रिका तंत्र को बनने में मदद मिलता है। ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलो। शायद ये पेज मैं करा चुकी हूँ, आप लोगों को वहां से मैं याद दिलाने के लिए ये पेज दोबारा आया हुआ है। ठीक है। आई थिंक मैं पढ़ा चुकी हूँ, जहां तक याद आ रहा है कि पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। बच्चों में आप लोग जानते हो, जो मैं पढ़ा देती हूँ ना, तो फोटो डिलीट हो जाता है। ठीक। लेकिन अगर ये फोटो डिलीट नहीं हुआ है, इसको मतलब इसे हम पढ़ाए नहीं है। ठीक है। यानी एक पेज उससे लगे लेकर के मैं छोड़े रहती हूँ, ताकि मुझे याद आए कि कहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ। ठीक है। जैसे मान लो पेज नंबर 48 है, तो 48 मैं नहीं डिलीट करूंगी। ठीक। 47 तक मैं डिलीट कर देती हूँ। क्यों? ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। तो इसलिए ये पेज रहे होंगे, उसमें ये दोबारा आ गया है। ठीक। खैर कोई बात नहीं है, बहुत दिन हो गया, 1 महीने पहले हम लोग अपना ये पढ़े होंगे, तो रिवाइज भी हो गया आप लोगों का। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण क्या है? तो आईडीडी का क्या है स्थिति का कारण? तो आयोडीन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने कहा मैम, ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा होता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। यानी क्या होगा? गलगंड नामक रोग हो जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है मैम? आयोडीन की क्या से कमी से क्या होगा? तो बच्चों में क्रीडेनिज्म नामक रोग हो जाता है, और मैक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है। बच्चे बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि उसकी कम विकसित होती है, और बच्चा क्या होता है? बौना उनापन के कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक। आईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? अब तक तो आप लोगों ने जान लिया आईडीडी क्या है। तो आईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है। 590 का आंसर कर दे आप लोग। आईडीडीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। या आप लोग जानते हो कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, उस समय क्या होता है? ये डायबिटीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है? ये डायबिटीज खत्म भी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी का क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? नहीं, शब्द नहीं मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग जानते हो। आप लोग जरा लिखना तो कमेंट बॉक्स में, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ उसको। डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टिव तो पचाने वाला होगा, कुछ इसी तरीके से होता है ना, इंसुलिन करके मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो क्या है? प्रेग्नेंट महिला में होता है। आईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ आईडीडी दूसरा है। ठीक है। वहां पे आईडीडी आप लोगों ने देखा, आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम डिसऑर्डर। ठीक। और यहाँ पे क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्या होगा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो यहाँ पे आईडीडी का मतलब दूसरा हो गया, और वहां पे दूसरा हो गया। तो आईडीडी का दोनों का पूर्ण रूप आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्या है? एनआईडीडीएम।
का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, ये आप लोग सारा फुल फॉर्म लिख करके रख लेना, मैं यूं ही बेकार में नहीं लिख करके रखी थी, आप लोग भी जरा सा अपना हाथ चला लेना। ठीक है, प्रजनन एवं दुग्ध स्राव हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो मैग्नीशियम आवश्यक है। हृदय रोगी के आहार में सोडियम की मात्रा, ये आप लोग आरडीए के अकॉर्डिंग मैच करा लेना, ये उस समय का एक आरडीए है, 2020 का आरडीए है, आप लोग अपना इस समय का मैच करा लेना कि क्या बदला है, क्या क्या कम हुआ है। ठीक है, आप आरडीए का वीडियो आप लोग कहाँ पाओगे? तो इसी चैनल पे 2 आरडीए का मैंने मैराथन लगा रखा है। ठीक है, और वो इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैंने मैराथन लगा, 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे का दोनों वीडियो होगा, दोनों आप देख लेना। आरडीए का सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैंने अपने हैंड रिटन नोट और पीडीएफ दोनों से पढ़ाया है, और क्वेश्चन भी टाइप करके पढ़ाया है, आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, कार्बोज अधिक मात्रा में लेने पर किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो किसकी आवश्यकता बढ़ जाएगी? आप लोगों ने कह दिया मैम थायमिन की आवश्यकता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कार्बोज के बारे में पढ़ लें। बहुत दिन हो गए हम लोग ना प्रोटीन रिवाइज किए हैं ना कार्बोहाइड्रेट रिवाइज किए हैं, तो ये हम लोग का धर्म बनता है कि पीछे की भूली हुई चीज को हम लोग धीरे धीरे रिवाइज कर लें। ठीक, तो कार्बोज क्या है? आप लोगों ने कह दिया मैम CHO है। ठीक, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CHO कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? CHO कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे मैम। ठीक है, 1 सेकंड का आप जरा टाइम दे दो, मुझे एक काम है। तो क्या हुआ? CHO यानी कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो इसको लिखते कैसे हैं? तो आपने कह दिया मैम यहीं बीच में 2 लगा दीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH2O। क्या लिखेंगे? CHO2। इसका सूत्र है किसका? CH3 का। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है, क्या होगा? आपने कह दिया मैम इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा एंड ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल सही, आपने सही बताया। इसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनका अनुपात भी बता सकते हो कितना कितना होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए। उसके बाद कितने प्रकार के ये होते हैं? तो आपने कहा मैम CHO 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो मोनोसेकेराइड, कौन कौन सा होगा? मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्या होगा? मोनो होगा। फिर क्या होगा? आप लोग भी लिखते चलो, क्या होगा? आपने कह दिया मैम डाइसेकेराइड होगा। फिर क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, तो मोनो में कौन कौन आते हैं? मोनोसेकेराइड में कौन कौन आएगा? तो आपने कह दिया मैम मोनो में 3 होते हैं। कौन कौन 3 होते हैं? तो GFG हम लोगों का ट्रिक है। आप कहोगे मैम जो नए बच्चे हैं कहेंगे GFG क्या है? तो आप कहोगे एक G फॉर हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। और दूसरे G फॉर क्या हो? GF, और F फॉर क्या हो गया मैम? तो फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। और दूसरे G फॉर क्या हो गया मैम? तो ग्लैक्टोज हो गया। क्या हो गया? ग्लैक्टोज हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि मोनोसेकेराइड, पहले तो सेकेराइड किससे किससे मिलकर के बना? कार्बोहाइड्रेट। तो आपने कहा मैम कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फिर आपने कर दिया मैम कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं? आपने कहा मैम शर्करा के एक अणु जो होते हैं उनको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। और जहां शर्करा के 2 अणु हो जाते हैं उन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं। और जहां शर्करा के अनेक अणु हो जाते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो आप लोगों ने मोनो को पढ़ लिया। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे डाइसेकेराइड। क्या होगा? आपने कहा मैम डाइसेकेराइड कितने होते हैं? मैंने कहा 3 होते हैं। आपने कहा मैम कौन कौन होते हैं? मैंने कहा SML। अब नए बच्चे कह रहे हैं मैम ये SML क्या है? तो SML ये है कि S फॉर सुक्रोज हो गया। क्या हो गया? S फॉर सुक्रोज हो गया। और M फॉर माल्टोज हो गया। क्या हो गया? माल्टोज हो गया। और L फॉर क्या हो गया मैम? तो लैक्टोज हो गया। क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। इस तरीके से आपको याद करते पढ़ते हुए चलना है। बहुत दिन हो गया था आप लोग को मैं कुछ रिवाइज नहीं कराई थी, मैंने सोचा आज मैं कराऊंगी। ठीक है, तो क्या हो गया? मोनोसेकेराइड में 3 हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड ग्लैक्टोज हो गया। और डाइसेकेराइड में सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। ठीक है, अब आपका एक बचता है, कौन बच गया? पॉलीसेकेराइड। आपने कहा मैम शर्करा की अनेक गुण जब अनेक अणु जब मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड हो जाता है। पॉलीसेकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल है मैम? तो मैंने कहा इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग ऐसे पढ़ते चलो। स्टार्च है। क्या है?
स्टार्च है, सेलुलोज है, क्या है, सेलुलोज है। इस तरीके से आपको भी जबान पे याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप लोग को लगता है कि मैं इर्द गिर्द कहीं बुक खोल करके बैठ गई हैं। इस तरीके से जब आपको भी याद होगा एकदम एक जबान पे, तो वो आपको ये लगेगा एकदम कॉन्फिडेंस से होगा कि हाँ हम नौकरी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। फिर क्या होगा, पैक्टीन होगा। फिर क्या होगा, हेमीसेलुलोज होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो आपने कहा मैम ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। क्या है, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, ठीक है। अब आप आंसर कर दो, क्या आप आंसर करोगे। जो आपने पढ़ा ग्लैक्टोज क्या है, तो ग्लैक्टोज जो है क्या होती है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह क्या है, मिल्क शर्करा होती है, इसलिए क्या है, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को भी आप याद किए चल रहा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं और कुछ बता दूं जिनका उपनाम किसका किसका क्या है, ठीक है। आपने कहा मैम ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि डेक्सट्रोज किसे कहते हैं, डेक्स डेक्सटोज या डेक्सट्रोज किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैम ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज को और क्या क्या कहते हैं, हम लोग ये भी पढ़ते चले। तो ग्लूकोज को शर्करा की सबसे मतलब सरलतम इकाई कहा जाता है, किसको, तो ग्लूकोज को, ठीक है। और कहोगे मैम ग्लूकोज को हम और क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, यानी रक्त शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम अंगूर की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा कहते हैं, ठीक। ये चीजें आप जान गए। ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। और हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एक नाम और ग्लूकोज का मुझे याद आ रहा है, इसे तुरंत ऊर्जा देने वाला सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे तुरंत ऊर्जा देने वाला भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जान लिए कि ग्लूकोज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लिए। फ्रक्टोज के बारे में जान लो। फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, फलों की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, फलों की शर्करा कहते हैं। शहद, गन्ना व चुकंदर, इन सब में ये पाया जाता है। शहद हो गया, गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया, इन सब में भी पाया जाता है। सर्वाधिक मीठी शर्करा क्या होती है, तो आपकी फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज होती है, ठीक है। और क्या हम कहते हैं फ्रक्टोज को, तो जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा, क्या कहा, डेक्सट्रोज कहा, उसी तरीके से हम लोग फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, तो हम लोग फ्रक्टोज को उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, सॉरी लेब्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेब्यूलोज कहते हैं, लेब्यूलोज कहते हैं। किसको मैम लेब्यूलोज कहेंगे, तो फ्रक्टोज को हम लोग लेब्यूलोज कहते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं नोट डाउन करते चलिएगा, सुनते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपके आंखों के सामने तो चीजें दिख नहीं रही हैं, इसलिए आप सुनते चलो, लिखते चलो, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुक्रोज को पढ़ रहे हैं। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी, फिर आगे जो क्वेश्चन है पढ़ते चलेंगे। कोई भी बोर तो नहीं हो रहा है, बोर बिल्कुल भी ना होना आप लोग, ठीक है। तो सुक्रोज किसको कहेंगे, आपने कहा मैम सुक्रोज को ही हम टेबल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। और क्या कहते हैं, घरेलू शुगर कहते हैं। क्या कहेंगे, घरेलू शुगर कहते हैं। और क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। और क्या इसको कहते हैं, आपने कहा ये सारी चीजें हम इसे कहते हैं, घरेलू शुगर कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। जो हम लोग घरेलू चीनी खाते हैं वही क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। इसको गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। आप लोग ये सारी चीजें जान लिए। अब इधर आ जाओ, अब हम क्या देखेंगे, माल्टोज के बारे में देखेंगे। माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्टोज को हम क्या कहेंगे, तो माल्टोज को जई की शर्करा कहते हैं। माल्टोज कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनमें माल्टोज पाई जाती है। तो जई की शर्करा कहते हैं, अनाजों की शर्करा कहते हैं। क्या कहेंगे, अनाजों की शर्करा कहते हैं, ठीक है। और क्या इन्हें कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंकुरित अनाजों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और इन्हें और एक नाम से जानते, उपनाम इसका है, अल्कोहल की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
अल्कोहल की शर्करा भी कहते हैं। आप कहोगे मैम कैसे अल्कोहल की शर्करा? आप लोग जानते हो जहां गांव में आप लोग सुनने को मिलता होगा कि जहरीली शराब पी करके इतने लोगों की डेथ हो गई, ठीक क्यों हो गई? क्योंकि वो जहरीली शराब जो है गेहूं को सड़ा सड़ा करके, आप अगर गेहूं धुलना और उस गेहूं का जो कूड़ा करकट निकले उसे कहीं ऐसी जगह रख देना, उसमें पानी डालते रहना और थोड़ी थोड़ी पानी डालना, वो सड़ करके ऐसा बदबू देगा कि आपको बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। तो वही क्या हो गया, यही क्या हो गया, अल्कोहल की शर्करा हो गई। तो इससे क्या होता है, अनाजों को सड़ा करके अल्कोहल भी बनाया जाता है, ठीक है। वो महुआ का अल्कोहल बनता है और अनाजों का बनता है जो बहुत ही गंदा बदबू देता है, ठीक है। तो आप इस चीज को कभी देखिएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, लैक्टोज। क्या देखेंगे, लैक्टोज के बारे में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप पढ़ते चलो। लैक्टोज क्या है? आप कहते हो मैम इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं या दुग्ध शर्करा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, दुग्ध शर्करा कहेंगे। कैल्शियम की एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी ले लो, फिलहाल इतनी ही याद आ रही है। स्टार्च के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्टार्च क्या होता है, ये जल में अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में पाया जाता है जहां साग सब्जी हो गई, ठीक। अब इधर आ जाओ, डेक्स्ट्रीन के बारे में हम लोग जानेंगे। डेक्स्ट्रीन क्या है, यह एक पॉलीसेकेराइड है, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं। रोटी जल करके जो इस तरीके से चित्ते चित्ती हो जाती है, चावल जल जाता है ब्राउन हो जाता है, भूजा जल करके ब्राउन हो जाता है, वो इसी डेक्स्ट्रीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, डेक्स्ट्रीन के कारण होता है। आप लोगों ने बताया था उस दिन कि मैलाड प्रक्रिया किसमें होती है, तो मैलाड जो होता है, आपने कहा था कि मैम जो मिल्क और शुगर का जो मतलब कॉम्बिनेशन होता है, जला करके जो खोया बनता है, पेड़ा बनता है, वो किससे होता है, तो मैलाड अभिक्रिया से होता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रीन हो गया, मैलाड हो गया, ये सारे कुछ शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ, अब हम लोग देख ले एक बार सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज के बारे में तो आप लोग जान ही रहो, सेलुलोज क्या है, वनस्पत जगत से मिलता है, इसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, जल में अघुलनशील होता है। क्यों, क्वेश्चन बदल गया क्या, नहीं वही है, हाँ ठीक वही क्या है, जल में अघुलनशील होता है, आंतों की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। इतनी ही चीजें याद आ रही हैं। फिर क्या है, आपने कहा मैम पैक्टीन है, तो पैक्टीन को आप जानते हो, पके फलों के गूदों में पाया जाता है पैक्टीन। अब हम लोग कार्बोज के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अब ये सारी चीजें खत्म हो गई, हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, इसमें क्या ही बुराई है, ठीक। मांसपेशियों की चोट को रोकने का विज्ञान है तो इकोनॉमिक्स है, ठीक। एक ही कोशिकाओं का समूह कहलाता है तो ऊतक यानी टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू कहेंगे कि सेल कहेंगे, क्यों, कोशिका को सेल कहते हैं ना शायद, ऊतक। चलो, बहुत सी चीजें ना तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं। अब आंसर करें, शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है 4 प्रकार के, ठीक। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट लगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐच्छिक पेशियां 1 सेकंड में कितनी बार संकुचन करती हैं, तो 10 से 12 टाइम करती हैं, ठीक, यानी 1 सेकंड में 10 से 12 बार करती हैं। हृदय पेशी किस प्रकार के ऊतक से बना है, तो आयताकार ऊतक है, ठीक। प्रश्वसन एंड निश्वसन क्रिया में वायु का आदान प्रदान होता है 400 से 500 ml, ठीक है। जब मैं विस्तार से पढ़ाने लगती हूँ ना, मैं देखती हूँ सारे बच्चे भाग जाते हैं क्लास से। जब एमसीक्यू देने के लिए आता है ABCD, तो आप लोग पढ़ते हो, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग ये बताओगे। इस तरीके से पढ़ने से सच में नहीं नौकरी निकलेगी। जो लोग केवल एमसीक्यू करने ABCD करने आ रहे हैं ना, उनकी तैयारी इतनी हो कि क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन जो लोग भाग जाते हैं और एमसीक्यू में आके ABCD करते हैं, मैं देखती हूँ क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अरे क्लास में शुरू से लेकर लास्ट से लास्ट तक बने रहो, क्या आप लोग केवल एमसीक्यू करके ही पास हो जाओगे बिना थ्योरी पढ़े? अगर हम इस तरीके से ना पढ़ाएं कि CHO क्या है क्या नहीं है, तो आप केवल बस 2-3 नाम जान करके या 2-3 चीजें जान करके पास हो जाओगे। आजकल ऊपर ऊपर चीजें निकल निकल गया जमाना, ऊपर ऊपर पूछने वाला। जब हम अगर प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन के बारे में जितना संभव हो सके, जितना जानकारी हो सके हम प्राप्त कर लें, ताकि प्रोटीन से जो भी 10-12-20 क्वेश्चन बने मुझसे बन पाए, कार्बोहाइड्रेट से जो भी 15-20 क्वेश्चन बने हमसे बन पाए, तो आप पढ़ रहे हो, नहीं तो आप खिलवाड़ कर रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। हम जो पढ़े उसके बारे में एकदम पूरा जाने, जितना हो सके भाई उतना जाने, ठीक। हम ये नहीं कहेंगे एकदम पूरा डिटेल कर लो, एकदम PhD कर लो, लेकिन जितना हो सके उतना तो हमें जानना चाहिए ना। मैंने जितना ऊपर ऊपर आप लोग को CHO के बारे में पढ़ाया, अभी वो ऊपर ऊपर था, ओवरऑल था, ठीक है। अभी अंदर मैं अपना नोटबुक खोल के आपको पढ़ाने लगूँ ना, तो 1 घंटा 2 घंटा केवल CHO नहीं खत्म होगा। अगर मैं अपना नोट्स खोल दूं तो
लेकिन ये तो मैंने ऊपर ऊपर जो मुझे याद आया मैंने कहा रिवाइज करा देते हैं। तो ठीक है, क्या करना है आप लोग ऐसे ही पढ़िए, लाइन छू करके आइए। ठीक। प्रश्वसन एंड निःश्वसन क्रिया में वायु का आदान प्रदान होगा 400 से 500 ml। मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो श्रेणी गुहा में होगा। आप लोग बताओ यूरिन का कलर क्यों येलो होता है? कितना यूरिन स्टोर होता है तो हमें महसूस होता है कि यूरिन डिस्चार्ज करने जाना है? ये दोनों प्रश्न का आंसर आप करें। नाखून 1 माह में बढ़ते हैं तो 3 से 5 mm बढ़ते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ, पक्का मुझे याद आ गया। ठीक है। बोराका और रेगिस क्षेत्र मस्तिष्क के बाएं भाग में पाए जाते हैं। दुग्ध में किण्वन की प्रक्रिया स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु करते हैं। दुग्ध के शर्करा का नाम बताओ, अभी हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं। दुग्ध के शर्करा का नाम बताइए। तो आपने कहा मैम 250 ml ब्लड इकट्ठा हो जाता, अरे सॉरी यूरिन, तो हमें डिस्चार्ज करना महसूस होता है। क्यों? सही मैंने कहा ना। और ब्लड का येलो कलर यूरोक्रोम के कलर की वजह से होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम नामक एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर रेड होता है, येलो होता है। बार बार मुझे रेड आ रहा है, क्या होता है? येलो होता है। ठीक, आप लोगों ने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम, आपने शुगर पूछा कि मिल्क में कौन सा शुगर है, तो मिल्क में लैक्टोज नामक शुगर होता है। कौन सा? लैक्टोज नामक शुगर होता है। चलो ठीक है। आप लोग प्रोटीन बता दो, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? आप आंसर करें। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होगा? अंडे में कौन सा प्रोटीन होगा? चलो मैं यहां लिख दे रही हूं। मिल्क में, एग में, मक्के में यानी मेज में, 3 का फिलहाल आंसर करें। मिल्क में आपने कह दिया मैम केसीन नामक प्रोटीन होगा। क्या होगा? केसीन नामक प्रोटीन होगा। एग में एल्ब्यूमिन होगा। क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा। मेज में आपने कहा मैम जिन नामक प्रोटीन होगा। क्या होगा? जिन नामक प्रोटीन होगा। ठीक है। आप लोग बताओ इरिचिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? मैं प्रोटीन का नाम बता रहे हैं। इरेचिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? आंसर करें फटाफट, आप लोग उंगली चलाओ। इरेचिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? इरेचिन, और भी कुछ तब तक मुझे याद आ जाएगा। इरेचिन, मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? मायोसिन, मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? और ग्लूटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? ग्लूटीन, आप लोग आंसर करें, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। मैं सोचती हूँ ना ऐसे सादा पेज ले लूं, ऐसे क्वेश्चन लिखती चलूं, आप लोग बताते चलो, लेकिन पता नहीं कितने लोग इंटरेस्टेड कहेंगे सादा पेज लेकर के पढ़ाने आई हैं, इसलिए तो मेरा फिर मन ही हट जाता है। आपने कह दिया मैम इरेचिन जो है बादाम या मूंगफली, क्यों? आप लोग बताना जरा, बादाम या मूंगफली? बादाम में ना मायोसिन कहाँ हो गया? मांसपेशियों में, यानी हमारे मसल्स में। ग्लूटीन कहाँ हो गया मैम? तो गेहूं में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अगर आप लोग आंसर कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब इधर निकल चलो। न्यूक्लियर, ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे। ठीक। न्यूक्लियर परिवार जिन्हें एकाकी एक यानी एकाकी ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते पढ़ते चलेंगे, कोई भी परेशान नहीं होगा। गर्दन छोटा प्लस चेहरा छोटा हो तो कौन से आकार का गला पहनना चाहिए? तो वी आकार का गला पहनना चाहिए। अंडाकार चेहरा वाले व्यक्ति का कपड़ा वो पहनना चाहिए तो गोल गला ऐसा पहनना चाहिए, गोल गला पहनना चाहिए। ठीक, इधर आ जाओ। पतला कंधा हो तो चौकोर गला पहनना चाहिए। इस तरीके से देखो मैं बना बना कर पढ़ी थी। ठीक है, पतला कंधा प्लस चौक प्लस चेहरा चौड़ा तो क्या होगा? चौकोर गला होगा। ठीक है। कॉटन पौधे का रासायनिक नाम क्या है? अब आप लोग लिलेन का भी रासायनिक नाम बता दो, क्या है लिलेन का? लिलेन से कोई दुश्मनी है क्या? लिलेन का आप लोग बता दें। तो आपने कहा मैम कॉटन का तो है हिरसुटम गोपीसियम। क्या है? हिरसुटम गोसीपियम। तो लिलेन का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस, कि मैम लीनम यूसी यूसी टेडेशियम, टेडेशियम या टीडीसीएम। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग बता दो, क्या बता दोगे आप लोग? कॉटन का आप लोग ब्यास बता दें, ब्यास कितना होता है? कॉटन और लिलेन का एक ही होता है, आप लोग दोनों का बता दो, ब्यास कितना होगा लिलेन का? दोनों का ब्यास बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़ना चाहे ना पढ़ना। ठीक है, अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, इर्द गिर्द की सारी चीजें लेते मैं चलूंगी और फिर मैं पढ़ाऊंगी। आपने कह दिया मैम
1.25। क्यों? सही है ना? आप लोग चेक करके बताइएगा दोनों का क्या होगा 1.25। क्यों? क्योंकि मुझे याद नहीं सही से आ रहा, मुझे शायद डाउट लग रहा है 1.52 किसी का भी है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में चल रही हूँ। शायद 1.52 बुल और सिल्क का है। ठीक है, किसका है? बुल और सिल्क का है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग अभी नेट पे चेक करके, अपने नोटबुक कहीं भी चेक करके मुझे अभी अभी बता देना। मैं कमेंट बॉक्स में बनी रहूंगी उस समय, जब ये मतलब चलेगा तो मैं वहां पे देखूंगी आपने क्या आंसर किया। ठीक, सर्वप्रथम, अच्छा यहाँ मैंने छोड़ दिया क्या क्वेश्चन। कॉटन उत्पादन हेतु टेम्परेचर चाहिए तो 21 से 27 डिग्री। अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात आई है, तो आप लोग जरा बता दो, हम लोगों के ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, सामान्य टेम्परेचर। आपको फ़ारेनहाइट में भी आंसर देना है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तीनों में आंसर आपको देना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, आप क्या आंसर कर रहे हैं। आंसर टाइप करने में टाइम लगता है, मुझे मालूम है। अगर आप लोग मेरे सामने हो तो फटाफट बोल देते कि मैम आपके बोलने से पहले हम लोग आपको उत्तर यूं यूं दे देते, लेकिन आप दूर हैं इसलिए हम लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है हम लोग को कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया मैम, फॉरेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने सेल्सियस में कर दिया मैम 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। आपने कैलविन में कर दिया मैम 310 कैलविन। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। सर्वप्रथम आरंभ होने वाला रेयान का प्रकार है तो कौन सा था? नाइट्रोसेलुलोज रेयान। कोई बताएगा रेयान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेयान कौन है? आप लोग बता दें, फादर ऑफ रेयान कौन है? टाइप ऑफ रेयान कितना है? तो आपने कहा मैम 3 है। नाइट्रोसेलुलोज रेयान, बिस्कस रेयान और कुपरामोनियम रेयान, तीनों तो मैंने बता दिया, लेकिन आप बता दो फादर ऑफ रेयान कौन है। तो आपने बता दिया मैम चार्टोनेट क्या है, फादर ऑफ रेयान है। क्यों? am I राइट? आप बताना तो जरा। नाइट्रोसेलुलोज के निर्माण हेतु आधार सामग्री है तो रुई है, यानी लिंटर्स। ठीक है, पहले हम सोचते थे लिंटर्स क्या होता है, फिर बाद में जानते जानते जाने कि क्या होता है। एक्रिलीन रेशे हैं तो टेरिलीन है, आर्लॉन है, एक्रिलॉन है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट कर लो, मुझे ले जाना है मेरे मम्मी को दवा दिखाने। ठीक है, डॉक्टर के पास लेकर के मुझे जाना है, 4:22 हो रहा है। फटाफट आप लोग ट्यूशन कर लो, 5 बजे क्लिनिक खुलेगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगी। आप लोगों के पास कितना समय है? 40 मिनट का समय है। आप लोग फटाफट अपना क्वेश्चन कर लें, 40 मिनट तक क्लास लगा दूंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। इनमें से आसानी से पचने वाला भोजन है क्या है? तला हुआ, भुना हुआ, भपा हुआ, उबला हुआ। आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन पे आंसर लगा हुआ है, तो आप कहोगे मैम उबला हुआ है, यानी बॉइलिंग किया हुआ है। डेली फूड गाइड के अनुसार भोज्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 है, 11 है, 7 है और 2 है। आप आंसर करें कितने में बांटा गया है डेली फूड गाइड द्वारा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वो कौन थे भाई, नॉर्मन बोरलाग, उन्होंने कितने में बांटा? आपने कहा मैम उन्होंने तो 11 में बांटा था। ठीक इसी तरीके से कोई 3 में बांटा है, कोई 5 में बांटा है। आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए। तो जो डेली फूड गाइड है, मैं करा दूंगी क्या आप लोगों को, एक दिन मैं करा दूंगी, चिंता मत करो। 9th 10th वाले बुक में ना, शायद 12th में कि 10th में दिया है, सबका दिया, कौन 5 दिया है, पूरा बढ़िया चित्र के साथ दिया। मैं एक दिन ला करके आपको करा दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन ना करना। ठीक है, एग्जाम टल गया टलने दो, आप लोग बिल्कुल भी मनोबल ना डाउन करो, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो डेली फूड गाइड ने कितने में बांटा है? तो 5 में बांटा है। कितने में? 5 में बांटा है। ठीक है, इधर आ जाओ। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री के धन है, यह कथन किसने कहा है? अगर मैं ऑप्शन छुपा लूं तो आपको ऑप्शन याद आ जाएगा कि मैम आपने कहा था कि हम औरतों के लिए क्या है, जीविकोपार्जन का साधन आभूषण ही तो है। आप लोग को मैट्रिक से याद कराई थी कि मैम हम स्त्रियों के लिए आभूषण जो होता है क्या होता है? जीविकोपार्जन का साधन होता है। हमारे पास लास्ट में कुछ नहीं बचता है, तो एक हमारा जो आभूषण होता है हमारे जीवन यापन का सहारा बनता है। हम उसे गिरवी रख करके, उसे बेच करके अपना घर कुछ दिन चला पाते हैं। तो बिल्कुल, तो ये किसने कहा था मैम? तो कौटिल्य ने कहा था। मैंने आप लोग को याद कराया था ये परिभाषा। आप लोग को कितने लोगों को याद आ रहा है जरूर बताना। किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन प्राप्ति होती है? तो आपने कहा मैम मिर्च में होती है। मिर्च में विटामिन ए भी डी भी होता है और कैरोटीन भी होता है, यानी विटामिन ए भी होता है। मिर्च में विटामिन सी वो सब होता है।
ठीक है। इंग्लिश फिल्टर किसे कहते हैं? तो स्लो सैंड फिल्टर को इंग्लिश फिल्टर कहते हैं, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसका रासायनिक नाम है? तो आपने कहा मैम अजीनोमोटो, यानी फ्लेवर देने के लिए करते हैं। व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, आप लोग भी जानते होंगे। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आपने कहा मैम 1974। डाटा वाले क्वेश्चन को बहुत ही एक्टिव होकर के आप देखना, कहीं भी अगर लगे कि मुझसे डाटा मिसमैच हो रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं लिखी हूँ इधर उधर से देख करके, ऐसा ना हो कि कहीं से कुछ गलत हो गया हो, ठीक। ऐसे मैंने चेक तो किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी मेरा हैंड रिटन नोट से पढ़ रहा है उसको आप लोग जरूर बड़े एक्टिव होकर के देखना, कि हो सकता है मुझसे कुछ इधर उधर हो सकता है, ठीक। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय हैं, क्या है? कैलेगन विधि है, ठीक है। पानी के गंदेपन की को मापने की इकाई है, तो NTU है, JTU है और FTU है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हैं। अब आप चाहना तो नेट पेन सबका फुल फॉर्म आप खोज लीजिएगा, ठीक है। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा, प्रसार एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप आंसर कर दे, किसने कहा? आपने कहा मैम JP लीगन्स ने कहा। किसने कहा? JP लीगन्स ने कहा कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, थायराइड ग्रंथि खंड कह रहे हैं इस तरीके से, कुछ ऐसे हो कुछ इस तरीके से ऐसे तितली की भांति बनी होती है, और यहाँ ऐसे चार लग जाता है, ये क्या हो जाता है? पैराथायराइड हो जाता है। ये कहाँ होता है? व्यक्ति के ऐसे गले में होता है, ठीक है। तो कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली क्या कहलाती है? आप लोगों को मैं देखो, यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है BBL। BBL, इससे क्या होगा? बोन टू बोन लिगामेंट होगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चलो यहाँ पे ट्रिक लिखा है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है टेंडन, यानी कंडरा। हिंदी में हम कंडरा कहेंगे, इंग्लिश में हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। अब सॉरी, अब क्या होगा? बोन प्लस मसल इजकल टू टी, यानी टेंडन। ट्रिक क्या है? बोन प्लस मसल्स। इस तरीके से आप भी अपने नोट डाउन कर लेना, नोट करके कहीं भी इस तरीके से आपको भी सब लिख करके रख लेना चाहिए, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन के लिए हेल्प हो सके, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में मैंने केवल क्वेश्चन डाल रखा है कि नंबरिंग करके, एक एक क्वेश्चन के साथ में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, मैं ले करके लिखी हूँ। अपना समय बचाने के लिए पढ़ती रहे, लिखती रहे। आप लोगों के पास भी ऐसे नोट्स होने चाहिए। आप लोग देख रहे हो मैं कितना संभाल करके अपना नोट्स रखी हूँ, लेकिन आप लोग को इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, तो मैंने ट्रिक लिखा है कि BBL लिगामेंट से जोड़ती है। सिस्टोलिक दाब क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब क्या होता है, आप लोग बता दो। और कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है? यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन चाहूंगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा और सिस्टोलिक दाब क्या होगा? तो आप सिस्टोलिक क्या होगा? अगर इस तरीके से 120/80 हम लिख रहे हैं, तो इसमें से सिस्टोल क्या होगा और डायस्टोल क्या कौन सा होगा? आप आंसर करें। आपने कह दिया मैम 120 और 80 क्या है? नॉर्मल BP होता है, यानी mmHg होता है। इसको किस में डिनोट करते हैं? आपने कहा मैम पारे में डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप इसका आंसर कर दे। आपने कहा मैम जो 120 है ये सिस्टोल है, क्या है? सिस्टोल है। और जो 80 है ये क्या है? डायस्टोल है। क्या है? डायस्टोल है, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओवेरीज यानी डिंब ग्रंथि का कार्य है, क्या कार्य है? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। क्या है? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण डिंब ग्रंथि का कार्य है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें आप रिवाइज करते चलो, पढ़ते चलो, कभी तो एग्जाम होगा। कब तक आयोग इस तरीके से करते रहेगा? एक ना एक दिन तो एग्जाम होना ही है। सब जान नहीं रहे हो आप लोग, सब चुनाव का गेम है। यूपी में 2027 में शायद इलेक्शन होने वाला है, शायद, मैं भी पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2027 में इलेक्शन होगा। ये योगी बाबा वाला, ठीक है, CM वाला इलेक्शन होगा। सब उसी के लिए गेम खेला जा रहा है। सारे एग्जाम 26 दिसंबर तक होंगे, और वही एग्जाम करा करके कि जितने लोगों के घर में नौकरी पाएंगे, कम से कम उनका तो वोट हमें मिलेगा। सब नौकरी वोकरी सब राजनीति खेल है, ठीक है। तो हम लोग राजनीति में पिसने के लिए थोड़े आए हैं।
भाई किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई हमें खाने के लिए नहीं देगा। ठीक, हम भाई अपना करेंगे, अपना खाएंगे। किसी की सरकार रहे, कोई आपके घर में अगर आप ना करो तो कोई देने आएगा? कोई नहीं सुनेगा। तो हमें किसी राजनीति में ना पड़ के भाई हमें एक नौकरी दे दो, किसी की भी गवर्नमेंट आए, तुम लोग भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है। ठीक है। तो सब ये जितने भी नेता है ना, सब वोट बैंक के लिए सब राजनीति खेलते हैं। इसीलिए एग्जाम को टाला जा रहा है ताकि 2025 बीत जाए। ठीक है। और 2026 आ जाए। देखना जैसे 2026 आएगा ना, जितने भी एग्जाम का डेट आएगा सब एग्जाम होंगे, अब बहुत अच्छे से होंगे। और उस समय देखिएगा सारे आयोग मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर एकदम चैनल टू चैनल चलेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें समय काटना है। आप जानते हो जब चुनाव आने वाला होता है, जगह जगह रोड बनने लगती, जगह जगह एक से एक काम दिखने लगता है। ये सब नेता है, बहुत ही बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। चलो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करें। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है तो आंतों में पाया जाता है। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है तो किससे होगा? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। मासिक धर्म नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एस्ट्रोजन हार्मोन है। जो कौन सा हार्मोन होता है? फीमेल हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, ये सब क्या है? एंड्रोजन को किसका हार्मोन होगा? तो आपने कहा मैम एंड्रोजन जो होगा ये मेल हार्मोन होगा, और इसी में एस्ट्रोजन जो होगा क्या होगा? फीमेल हार्मोन। दोनों का नाम एक ही जैसे होता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों का को ब्लाउज का गला होना चाहिए चौकोर। ये 2021 में आया था। कब आया था? 2021 में आया था। मेरा गलत भी हो गया था। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं तो काटा थर्मामीटर द्वारा। सिरका जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक। रासायनिक रूप से नायलॉन है तो पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किससे क्रिया कराई जाती? क्रिया होगा किससे, देखो छोटा सा लगाएं, किससे क्रिया कराई जाती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4। इस प्रक्रिया को पार्चमेंटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्चमेंटाइजेशन कहते हैं। फेल्टिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, फास्टिंग। फास्टिंग ब्लड शुगर, हमको फेल्टिंग है असल में जाना है, और ये चीजें देखे तो नमदा वाली चीजें आगे। ठीक। फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन 2021 का है। ठीक है। देख लो आप लोग मेरे नोट्स में, अगर देखोगे ना सही बता रहे हैं, आप कहोगे मैम फेंकती हैं। अगर मैं अपना नोट्स पूरा जितने भी क्वेश्चन है अब तो आप लोग के सामने जा रहा है ना, 2021 का पेपर मिलाना, जैसे लगता है कि 2021 का पेपर सब यहीं से क्वेश्चन काट के बनाए गए थे। इस तरीके से हम पढ़ाई किए थे, तभी तो सोच लो क्वेश्चन सही हुए, तभी तो नौकरी मिल गई, ऐसे थोड़ा मिल जाती। तो ये चीजें हैं। जब आपको भी लगे कि आपके नोट से काट करके पेपर बन गया क्या, इस तरीके से तैयारी आपको भी करनी है। देखो 2 प्रश्न मिल गया ना। क्या है? फास्टिंग शुगर ब्लड कितना होना चाहिए? तो 80 से 100 mg प्रति ml ऑफ ब्लड। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी क्या होता है? खाना खाने के पहले, नहीं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद ना, हाँ पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट मतलब बाद होता है, प्री मतलब पहले होता है। ठीक है। तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? तो 120 से 140 mg प्रति ml ऑफ ब्लड। ठीक है। इधर आ जाओ। आरबीसीज ब्लड शुगर होना चाहिए तो 120 mg प्रति ml ऑफ ब्लड। ठीक। सेरोगेट विवाह क्या है? सेरोगेट विवाह क्या है? आप लोग बहुत उस समय प्रचलन में था, सुने होंगे। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच क्या होता है? सेरोगेट होता है। ठीक है। सेरोगेट मदर उधर भी आप लोग जानते हो ना, कि बच्चा पैदा करने के लिए कोई जैसे माँ सक्षम नहीं है या कुछ हो चुका, पहले तो इस फिल्मों में तो आप लोग देखते हो दिखाता है, शौकिया चीजें आजकल तो ये सब करती हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो लोग बड़े मजबूर होते हैं तो किराए पे कोख लेते हैं, कि माँ को लेते उसकी देख रेख करते। पता नहीं किस मूवी में दिखाई गई थी, रानी मुखर्जी थी और सलमान खान थे और प्रीति जिंटा थे, आप लोग को भी याद आ रहा होगा। बड़ी अच्छी मूवी थी, एकदम फैमिली वाली थी। तो उसमें वो सब रखते लास्ट में लेकर के प्रीति जिंटा बच्चे को भागने लगती है। आप लोग बता देना, नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वो क्या है? वो सेरोगेट मदर थी। ठीक है। तो सेरोगेट विवाह भी क्या होता है? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जो होता है वो क्या होगा? विधुर यानी जिनकी वाइफ नहीं हो। ठीक हो। लेबिरेट विवाह क्या है? तो देवर विवाह को हम कहते हैं। यानी अगर किसी का पति मर गया हो, उनके पति का छोटा भाई यानी देवर हो, उससे शादी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लेबीरेट मैरिज कहते हैं। यानी मृत पति के छोटे भाई से हुए विवाह को, यानी इसको देवर विवाह कहते हैं। तो हिंदी वाला शब्द तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग बता लोगे तो वही लेबीरेट आउट करके देगा, जो हम लोग नहीं आंसर कर पाएंगे। पहली भ्रूण मूवमेंट जिस माँ द्वारा जिसे माँ द्वारा
16 से 20 वीक गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी 16 से 20 सप्ताह जब बीत जाता है तो बच्चा घूमता है तो माँ को महसूस होता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो क्विकनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्विकनिंग कहेंगे। ठीक है। मेनाक्विनोन विटामिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन K2 का मेनाक्विनिन नाम है। और आप कहोगे मैम फिलोक्विनोन किसका नाम है? फिलोक्विनोन किसका नाम है? आपने ये भी जरा बता दो। तो विटामिन K1 का जो नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। क्या होगा? फिलोक्विनोन होगा। ठीक है। बता दो आप लोग, विटामिन K2 किस में पाया जाता है? जरा बता दे तो। विटामिन K2 किस में पाया जाता है? आप लोग बता दें। आप लोगों के आंसर का मुझे इंतजार है। आप आंसर तो जरूर करेंगे क्योंकि आप लोग मन लगा करके पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने आंसर कर दिया मैम, सली गड़ी जो मछली होती हैं, सली गड़ी गड़ी क्या है ना, सली, अब देखो यहाँ सली हो गया, सड़ी। ठीक। सड़ी गली मछलियों में विटामिन K2 पाया जाता है। ठीक। पोटेंशियल हीमोरेजिस से संबंधित है तो विटामिन सी से है। किससे? विटामिन सी से है। लैंगवर्दी एवं बैरट शक्ति व्यवस्थापन संबंधी घरेलू क्रिया को कितने वर्गों में बांटा है? तो 3 भागों में। किसमें? 3 भागों में। ठीक। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से कौन सी कब्ज होती है? तो एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। क्या होगा? जब पाचन तंत्र की हमारी मांसपेशियां ही कमजोर हो गई हैं तो उस समय कौन सा कॉन्स्टिपेशन होगा? तो आपने कहा एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है। दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ हैं तो सारा मैं इकट्ठा करके लिख दी हूँ। ल्यूटिनस है, लेथाइराइजोनस जिन्हें हम लथाइरस कहते हैं। ठीक है। और क्या है? ग्वाइटो ग्वाइटोरोजन्स है, जो झाग वाग निकलती है ना दाल में से, जो पहले भतेली उतेली में पतेली उतेली में बनती थी तो ऊपर से जो ना निकाल दिया जाता था, वही वो जो झाग है वही क्या है? ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? ये दालों के टॉक्सिक एजेंट होते हैं, यानी विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है तो गोभी और संतरे में पाया जाता है। ठीक है। कोई भी आप पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फल जैसे आम, पपीता, आलू और खुमानी संपन्न स्रोत हैं। किसके? एंटीऑक्सीडेंट के, कार्बोज के और घुलनशील रेशे के। समझे आप लोग? क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट यानी फल खाने पे आप लोग जानते हो जो मुक्त मूलक होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक। तो वो क्या हो गया? और एंटीऑक्सीडेंट कार्बोज और घुलनशील रेशे के क्या होते हैं? संपन्न स्रोत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए हो गया, ई हो गया एंड सी हो गया। क्या हो गया? ए हो गया, ई हो गया एंड सी हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा चाहूंगी विटामिन रिवाइज करा दो, सबका केमिकल नेम। ठीक। और कौन से जल में घुलनशील है, कौन से वाटर में, बस इतना ही रिवाइज कराऊंगी। ठीक है। होने वाले रोग भी मैं 2-4 को बता दूंगी। चलो अब यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करा दो। आपने कहा मैम विटामिन, क्या हुआ? विटामिन, विटामिन में डबल टी होता है क्या? एक ही ना, सॉरी, विटामिन ठीक 2 होता है शायद। चलो विटामिन, ठीक। विटामिन को हम घेर दिए। अब यहाँ पे 2 भागों में मैंने बांट दिया, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। ठीक है। वाटर में क्या हो गया? विटामिन बी एंड सी हो गया। फैट में क्या हो गया? ए, डी, ई एंड के। ठीक है। क्या हो गया? कीड़ा हो गया। अब आप कहोगे मैम ट्रिक भी बताना है क्या आपको? ट्रिक भी बताएं? कैसे याद होगा? जो लोग नए हैं ट्रिक सुन लेना। आप लोगों ने कहा स्कूल में, आप लोग मुझसे पूछी कि मैम लंच हो गया, जा रहे समोसा लेने। हमने कहा ठीक है जाइए। आप लोग गए समोसा लेने, समोसा लेकर के आ रहे थे। आपने कहा भैया समोसा दे दो, उसने पैक कर दिया। आप लेकर के आ रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि जो तेल है, जो फैट है, उसमें एक कीड़ा गिर गया और गिरते ही घुल गया उसमें। गिरते आप लोगों ने गिरते तो देखा, लेकिन कहाँ गया कोई नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया? घुल गया, यानी सॉल्वेंट हो गया। ठीक। आप लोगों ने नहीं देखा। फिर आपने मुझसे आकर के कहा कि मैम जो कीड़ा था, KEDA, जो कीड़ा था वो क्या हो गया? फैट में गिरा और तुरंत घुल गया। हमने कहा आप लोग समोसा ले लिए थे? आपने कहा हाँ। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग देख करके खाया करो। ठीक। तो ये क्या हो गया? फैट में कीड़ा गिरा। इस तरीके से अगर आप लिखोगे KEDA तो क्या हो गया? कीड़ा। और विटामिन A, D, E के क्या हो गया? फैट में सोलुबल हो गया। ये तो आपको याद हो गया। फिर आप कहोगे आपके साथ में बच्चा था, वो भी जा रहा था।
आपने कहा मैम बच्चा ले जाओ। हमने कहा ठीक है ले जाओ, जिद कर रहा था। फिर आपने कहा, मैंने कहा वो बच्चा कहाँ गया? आप लोग समोसा लेकर के आ गए, खुश हो गए, खा रहे हो, और बच्चा कहाँ गया? आपने कहा मैम बच्चा खेल रहा। हमने कहा कहाँ? आपने कहा मैम बच्चा पानी में खेल रहा। हमने कहा पानी में बच्चा खेल रहा? आपने कहा हाँ बच्चा पानी में खेल रहा है। तो पानी मतलब वाटर सोलुबल, और बच्चा मतलब अगर आप बच्चा लिखोगे BACCH A ऐसे लिखोगे ना, तो बी और सी क्या हो गया? जल में घुलनशील हो गया। तो ये क्या हो गया? बच्चा कहाँ खेल रहा था? आपने कहा मैम पानी में। चलो ये तो याद हो गया। अब आप विटामिन, सब विटामिन के केमिकल नेम बताते चलो। विटामिन A, B, C, D, E और K, इन सबका आप केमिकल नेम बताइए। फटाफट आप टाइप करिए, उंगली चलाइए, तब मैं इन सब का केमिकल नेम बताऊंगी। अब बाकी विटामिन बी जो फैमिली है उसका बताऊंगी। आप लिखने लगे कि मैम विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया। क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी का थायमीन हो गया। क्या हो गया? थायमीन हो गया। आप लोग फटाफट आंसर करें, वेरी गुड, वेरी नाइस। थायमीन हो गया। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो गया। क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो गया। क्या हो गया? टोकोफेरॉल हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो गया। विटामिन के का फिल्लोक्विनोन हो गया। ये क्या है? सबकी केमिकल नेम है जो आपको लर्न होने चाहिए। अब हम लोग बी फैमिली में आ जाओ। B1, B2, B3, B5, B6 और B6, B9 और B9, B6, B9, B12। चलिए फटाफट फटाफट आप लोग टाइप करें, फटाफट आप लोग टाइप करें। दो चीज हम लोग इस वीडियो में रिवाइज कर लिए, एक तो CHO को और एक प्रोटीन विटामिन को। ठीक, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, सारी चीजें आप लोग को मैं याद करा दूंगी। बस रेगुलर क्लास में बने रहो। आप कोई भी चीज, आप अपना नाम नहीं भूलते हो, आप मेरा नाम नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आप डेली मेरा नाम ले रहे हो, डेली मैं आपका नाम ले रही हूँ। मोनी आ रही, विभा आ रही हैं, भारती जी आ रही, शिवांगी जी आ रही, सुरेखा जी आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही, मैं सबका नाम जान रही हूँ ना। विवेक यादव ID करके आ रहा है। ठीक, तो सब लोग आ रहे हो ना, तो मुझे नाम आपका नहीं भूल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों का नाम ले रही हूँ। तो इसी तरीके से जब रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं, किसी चीज को रिवाइज करते हैं, तो ये चीजें क्या हमारे जबान पे याद होती, वो चीजें बोलती नहीं है। आप अपने घर का नाम भूल जाओगे, आप अपने मम्मी पापा का नाम, क्यों मम्मी पापा का नाम तो डेली नहीं ले रहे हो, लेकिन भूल जाओगे, नहीं भूलोगे कि, लेकिन उनकी 2-3 पीढ़ियों का नाम, अपने बाबा का नाम याद रखोगे। अभी आपके बाबा के बाबा का नाम पूछ दो तो बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को भूल गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको उनको बार बार नहीं बुलाया जा रहा ना, उन्हें आप जान नहीं रहे हो। लेकिन जो चीजें हम अक्सर याद करते हैं, उन सारी चीजों को हम भूलते नहीं है। ठीक है, अब आपने बता दिया, मैं बातों बातों मैंने टाइम दिया कि आप अपना टाइप कर लो। तो B1 का तो थायमीन ही होगा, B2 का राइबोफ्लेविन होगा। क्या होगा? राइबोफ्लेविन होगा। ठीक, राइबोफ्लेविन होगा। B3 का नियासिन होगा। क्या होगा? नियासिन होगा, या निकोटिनामाइड होगा। क्या होगा? या निकोटिनामाइड होगा, निकोटिनामाइड होगा। B5 का क्या होगा? तो पेंटाथेनिक एसिड होगा। क्या होगा? पेंटो या पेंटाथेनिक एसिड या थोनिक एसिड। ठीक है। विटामिन B6 का क्या होगा? पायरोडॉक्सिन होगा। क्या होगा? पायरोडॉक्सिन होगा। विटामिन B9 का क्या होगा? तो फोलिक एसिड होगा। विटामिन B12 का क्या होगा? साइनोकोबालामीन होगा। क्या होगा? साइनोकोबालामीन होगा। साइनोकोबालामीन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो परनीसियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया? परनीसियस एनीमिया होता है। इस तरीके से हम लोग विटामिन को भी रिवाइज कर लिए। ठीक, अगर आप लोग कहोगे याद करने के लिए विटामिन से रोग कौन कौन, तो ए से रतौंधी होगा, और क्या होगा? RGB कंज करने के रे, आप ट्रिक याद कर लो, रतौंधी होगा। जीरोप्थेल्मिया होगा, बाइटोटिस्पाट होगा, कंजक कंजक नहीं, कंजक्टाइवा जिरोसिस होगा। ठीक, और कंजक्टाइवा कार्निया होगा, और फिर क्या होगा? कैरेटोमलेशिया होगा, और क्या होगा? इस तरीके से करके आप क्या होगा, ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? तो जितने भी पीले फल और सब्जियां होती, जैसे कद्दू हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। विटामिन बी किस में पाया जाएगा? तो जितने भी अनाज होते हैं उनमें सब में विटामिन बी पाया जाता है। इनके कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी भी 3 प्रकार के होते हैं, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी एंड बाल बेरी बेरी। ठीक है, इस तरीके से बेरी बेरी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, और क्या होगा?
जिंजिवाइटिस होता है। ये सब मसूड़ों और दांतों में होने वाले रोग हैं। इस रोग से इसके कमी से पायरिया नामक भी रोग हो जाता है। इसको नाविकों का विटामिन कहते हैं। ये सब क्या हो गया, विटामिन सी के क्या स्रोत है इसके मैम? तो जितने भी ताजे फल होते हैं और जितने भी खट्टे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सब विटामिन सी के रिचर सोर्स माने जाते हैं। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, कीवी हो गया, ये सब क्या होते हैं, अच्छे विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ विटामिन डी पे। विटामिन डी क्या है? इसको सनसाइन विटामिन कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, उन सबको एंटी स्कर्वी विटामिन कहेंगे। इस तरीके से जो भी विटामिन हो उसके आगे एंटी लगा लो तो वो रोग भी हो जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा मैम? दूध में पाया जाएगा, मांस मछली में पाया जाएगा, ये सारे, और धूप में पाया जाएगा। ठीक, ड्राई फ्रूट्स में भी पाया, ड्राई फ्रूट्स में विटामिन बी का अच्छा स्रोत होगा। विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है? तो ड्राई फ्रूट्स में होगा। ये सारी चीज आप जान लिए। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होगा? आपने कहा मैम रिकेट्स होगा, सूखा रोग होगा बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया होगा बड़ों में, ऑस्टियोपोरोसिस होगा वृद्धों में, और पीजन चेस्ट होगा बच्चों में, कबूतर छाती होगा, वो लोग होगा, धनुषाकार पैर हो जाएगा बच्चों का, और क्या होगा, रिकेटरी रोजरी हो जाएगी, और क्या होगा, और क्या होगा, याद ही नहीं आ रहा। ठीक, इतना चीजें हो गया। अब कहोगे मैम ई के बारे में भी बता दीजिए, जिसको बताते ई से कोई दुश्मनी है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ई से मेरी कोई दुश्मनी है। ई के बारे में भी आप लोग सुनते चलो। ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है, आप लोग जान गए। इसको क्या है? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी, आप लोग बड़े सुंदर कोई होता है तो बार बार लोग टोकते हैं, इस तरीके से आप याद कर लेना। अरे तू तो बड़ी सुंदर है, तू तो बड़ी सुंदर है, तो टोक दिए लोग, तो टोकने से क्या हो गया? टोकोफेरॉल हो गया। आप कह दो टोका टाकी ना करो, हम तो बहुत सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि हम विटामिन ई खाते पीते हैं। विटामिन ई कहाँ पाया जाता है? आपने कहा मैम जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन ई होता है। गेहूं के अंकुर में होगा, सूरजमुखी के, पता नहीं सूरजमुखी तेल में भी शायद, हाँ सूरजमुखी तेल में भी शायद विटामिन ई होता है शायद। ठीक, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। ठीक, तो ये सब क्या है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो आपने कहा मैम इसकी कमी से एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी इसको कहते हैं। इसके कमी से बंध्यता नामक रोग हो जाता है, यानी नपुंसकता हो जाती है। अब आपने देख लिया ए बी सी डी, और क्या देख लिया? के की कमी से क्या होगा? आपने कहा मैम ब्लड क्लॉट होने में हेल्प नहीं होती। इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए। अब आगे चलो। ठीक है, एक सांस में हम आप लोग इतनी चीजें पढ़ा दिए। आप लोग सोचो, अब सोचो मैं क्वेश्चन लिख करके ले आती, जितना मैंने CHO और प्रोटीन का विटामिन को मैंने विस्तार से पढ़ाया, इसमें कम से कम नहीं ज्यादा तो 60-70 क्वेश्चन जाते कि नहीं जाते? सही से बताना आप लोग। लेकिन मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती, उसका कोई मतलब नहीं। केवल आपके सामने चाहिए कि हाँ मैम ए सही हो गया, हाँ मैम बी सही हो गया, हाँ मैम सी सही हो गया, नाइस मैम, वेरी नाइस मैम, ऐसी क्लास ले आई। अरे ये भी पढ़ लिया करो देवियों, आप ही लोगों के लिए सब लेकर के आते हैं। इतना आप लोग मेरे मेहनत को नहीं समझते हो। कोई कोई होता है जो कमेंट बॉक्स में लिख देता है मैम आप बहुत मेहनत करती हैं। ठीक है, मुझे सुन करके अच्छा भी लगता है भाई, उन्हें मेरी मेहनत दिखी। ठीक है, बाकियों को तो दिखती भी नहीं है। ठीक, आते देखते हैं, कमेंट तक नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम उनको मेरी मेहनत दिखी, उन्होंने कमेंट किया कि मैम आप बहुत मेहनत करती हूँ। वाकई में बहुत मेहनत करती हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है, 5:30 बजे तो आप लोग का क्वेश्चन पोस्ट हो जाता है, 5:10, 5:15, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं स्कूल से 2:30 बजे घर आती हूँ, फिर आप लोग का मैं क्लास शूट करती हूँ, फिर सारा काम करके फिर आपका क्लास क्या आप लोग देखते हो, शाम को 7:30 बजे के अंदर अंदर आपका क्लास प्रीमियर दिखने लगता है। तो जब मैं वो सब कुछ कर देती हूँ तब ना दिखता है, तो इसके पहले मेरे पास कितने काम हुए? फिर मैं स्कूल जा करके फिर वही उठो, फिर वही काम करो। तो आपको मेरी मेहनत दिखनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मेरी मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप लेकर के ढोल पीटोगे कि नहीं नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखने लगो कि नहीं मैम आप बहुत मेहनत करती। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाओ, आप पढ़ो। बस मेरे कहने का मतलब इतना। आप पढ़िए, आप नौकरी लेकर के आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे फोन करिए, मिठाई लेकर के आइए, तब तो मैं जानू कि हाँ मैंने मेहनत किया। तब मैं जानूंगी कि मेरा मेहनत सफल हुआ, मेरे पढ़ाई द्वारा बच्चों को नौकरी लगी है। ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है तो एथ्रोफोन और कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड आप लोग सुनते हो ना, कहते हो अरे आम कार्बाइड है अभी नहीं खाने वाला है। ठीक, तो किस टेस्ट से पैक्टीन की मात्रा मापते हैं? तो बाइलिंग पॉइंट टेस्ट और सीड टेस्ट से क्या करते हैं? पैक्टीन की मात्रा जांचते हैं। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षण के लिए किया जाता है, उन्हें संरक्षित करने के लिए किया जाता है। किसको? जैम, जेली और अचार को। ठीक, यहाँ पे देखो मैं सुमेल करके लाई हूँ, सब सुमेल है। कुर्क्यूमेल हल्दी में पाया जाता है, यूजेनॉल लौंग में पाया जाता है, एनील लहसुन में पाया जाता है, ओलियोरेजेन काली मिर्च में पाई जाती है, सिनकोन इलायची में पाई जाती है। किसमें? इलायची में पाई जाती है। आई थिंक आप लोग की आवाज अच्छी आ रही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि
भाई मैं बीच बीच में सुन तो नहीं सकती हूँ, ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं होगा, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, बस एक छोटा बहुत आप लोग का क्लास प्लस लगा लेती हूँ, बस इतने ही। सुमेल करें, हींग में क्या होगा, तो गोंदराल होगा। केसर सुगंधित पराग है। लौंग फूल की कली है। जावित्री गूदादार नारंगी छिलका, आप लोग मसाला में देखते होंगे। हल्दी सुरभित जड़ है। मेथी दाना मसूर दाल है, ठीक। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर चाय बनता है, यानी चाय के पेड़ का क्या नाम है, तो कमेलिया है। चाय की पत्ती हम लोग कहते तो चाय की पत्ती ही होती है, ना कि चाय का फल होता है। गोल गोल उस पत्ती को ही सुखा करके बना दिया जाता है, ठीक है। बेफ्ट नीटिंग बाना बुनाई को कहते हैं। अब यहाँ से टेक्सटाइल से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेफ्ट नीटिंग यानी बाना बुनाई को कहते हैं। तो फीलिंग नीटिंग यानी भराई का धागा कहते हैं, भराई लिखे हम, ठीक क्या है, भराई का धागा कहते हैं, भराई का बुनाई कहते हैं। ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपने कहा मैम नीटिंग क्या होती है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होगा, नीटिंग जो है ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ होगा। रीड यानी कंघी, ये कहाँ का भाग है, करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। करघा आप लोग लूम जानते हो, लूम के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है, आप लोग फटाफट नाम बता दो। काम तो बताना चाहे ना बताना, लेकिन नाम आप पांचों का बता दो। कौन कौन से 5 पार्ट होते हैं, तो रीड यानी कंघी हो गई। करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान, शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनाने को शेडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्त स्थान बनाने को शेडिंग कहते हैं। प्रत्यक्ष रंग को उदासीन रंग कहते हैं, प्रत्यक्ष रंग को उदासीन रंग कहते हैं। डिस्पर्स रंग कहलाता है, तो एसीटेट रंग जो है डिस्पर्स कहलाएगा। टॉप रंगाई क्या है, देखो टॉप रंगाई, डॉप रंगाई और स्टॉप रंगाई, ये 3 होता है। किसको किसको कहते हैं आप बताओगे, तो टॉप रंगाई में क्या हो गया, बस्टर्ड ऊनी रेसे रंगे जाते हैं। स्कैन डाइंग क्या है, वही स्क्रीन डाई, ठीक है। तो तैयार धागे को रंगा जाता है, उसे स्क्रीन डाई या स्कैन डाइंग कहते हैं। संदालिन वस्त्र कहाँ का है, तो सिंध का है, कहाँ का है, सिंध का क्या है, टेस्ट संदालिन वस्त्र है। पन्ना हजारे साड़ियां हैं, आप बता दो कहाँ की हैं, तो आपने कह दिया मैम पन्ना हजारे जो है कहाँ की साड़ी है, ढाका की है। आप लोग बता दो आवे रवा क्या है, बफ्ते हवा क्या है, सबनम क्या है, तीनों का अर्थ मुझे चाहिए। आबे हवा, बफ्ते हवा, आबे रवा, बफ्ते हवा और शबनम, तीनों का क्या मतलब हुआ, आप लोग बता दें। आप आंसर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कि मैम आबे रमा का मतलब हुआ, क्या हुआ, आबे रवा बहता हुआ पानी, बहता हुआ जल, और बफ्ते हवा हवा से भी हल्का, और शबनम ओश की बूंद, मैंने सही बताया ना, शबनम मम लिख रहे सबनम, ठीक, मैंने सही बताया कि नहीं, आप लोग देख लेना। बड़ी बड़ी फूल वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियां क्या कहलाती हैं, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम तोरेदार कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, तोरेदार कहलाएंगी। एक सेकेंड, क्या कहलाएंगी, तोरेदार कहलाएंगी, ठीक है, ठीक, क्या होगा, तोरेदार कहलाएंगी, ठीक। इधर आजा, छोटे छोटे फूल पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ी को हम क्या कहते हैं, आप आंसर करते, क्या कहेंगे, तो आपने कहा मैम फुलवार कहेंगे, क्या कहेंगे, फुलवार कहेंगे। ढाका की साड़ियों पर बने फूलों के लंबे लंबे तार यानी कतार को क्या कहते हैं, तो जतार कहते हैं, क्या कहते हैं, जतार कहते हैं। इस तरीके से आप सब याद कर लेना। चंदेरी साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आपने कहा मैम एमपी की, ग्वालियर की, शायद यहीं की हैं क्या भारती जी, बताइएगा तो कहाँ की हैं। बालूचर साड़ियां हैं मुर्शिदाबाद, जब भारती जी नौकरी पा जाएंगी ना, तो सब आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो सबको एक एक चंदेरी की साड़ी ले लेकर के मिलने आएंगी, ठीक। जो लखनऊ से होगा, विभा जी लखनऊ से हैं, और वो होंगी तो सबको वो क्या कहते हैं चिकनकारी का सूट या साड़ी सबको दिलाएंगे, ठीक है। आप लोग संपर्क बनाए रहना अगर लेना होगा साड़ी सूट तो, ठीक। बालूचर साड़ियां मुर्शिदाबाद की हैं, कहाँ की है, मुर्शिदाबाद की है, ठीक है। बहुत लोग बिहार से पढ़ते हैं, तो बिहार वाले कांथा लेकर के आएंगे, ठीक। कांथा बिहार का ही है ना, क्यों, कांथा, कांथा बताना तो जरा, मुझे पता नहीं क्यों ना सारी चीजें से एकदम मेरे भी माइंड से गायब हो रहा है, ठीक।
प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कहा जाता था तो किमख्वाब कहा जाता था क्या, कि सपनों से भी सुंदर। किमख्वाब का मतलब क्या हुआ, कि सपनों से भी सुंदर। ठीक है, किमख्वाब का मतलब हो गया सपनों से भी सुंदर। आबे रवा का मतलब हो गया बहता हुआ जल, और बहता हुआ जल। और बफ्ते हवा का मतलब हो गया कि हवा से भी हल्का। और शबनम का मतलब हो गया कि ओस की बूंदे जैसी। ठीक है, इस तरीके से इन सारे शब्दों का मतलब भी आपको आना चाहिए। ऐसे लिख देगा कि ख्वाब क्या है, तो आपको इसका अर्थ क्या होगा, ऐसे लिख देगा बहता हुआ पानी, वो सब ओस की बूंद जैसे, तो आप क्या कहोगे कि सपनों से भी सुंदर। ख्वाब मतलब सपना, सबके तेरे बैठे बैठे ख्वाब ना देखो, ये चीजें पूरी होने वाली नहीं है। घर वाले नहीं कहते बहुत ख्वाब ना देखो, बहुत उड़ो नहीं, ये सब पूरा होने वाला नहीं, हम लोग दिलाएंगे नहीं। तो वही क्या है कि ख्वाब है, यानी सपनों से भी सुंदर है। ठीक है, ब्रोकेट क्या होता था, सोने चांदी के जो तार लगे होते थे कपड़े, जैसे लहंगे वगैरह हो गए जो महंगे महंगे आते हैं, तो क्या हो गया, वही तो हो गया ब्रोकेड। हिमरस तथा आमरस वस्त्रों का निर्माण होता है अहमदाबाद में। अब हिमरस आमरस क्या है, इसका भी कोई अर्थ बता दे। पाठथान को कहा जाता है बफ्त, यानी बफ्त, यहाँ बफ्त लिखे। ठीक, पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है हैदराबाद के पैठन में। कहाँ होगा, हैदराबाद के पैठन में। अगर आप लोग इसे कहोगे तो मैं जितना भी है जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को सब पढ़ा दूंगी। आखिर नोट्स क्या करने के लिए बनाए, किसी काम के लिए ना। 777 चल रहा है, 1100 कुछ हो चुका है। ठीक है, नहीं, 1000 शायद 95 95 की 85 85 क्वेश्चन इसमें हो चुका कुछ दिन, अभी एक दिन ना कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे। पहले तो ये 1000 ही क्वेश्चन था। ये जो भी क्वेश्चन बढ़ा ना, अभी इस समय धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग ये अच्छा लग रहा होगा वन लाइनर इस तरीके से, तो मैं इसको धीरे धीरे करके 1500 क्वेश्चन तक मैं सोच रही हूँ बढ़ा दूं। लेकिन इस पेज में क्या है ना, इस कॉपी में पेज ही भर चुका है, 1100 पे फुल हो जाएगा। तो देखूंगी क्या करना है, जैसे टाइम मिलेगा मैं देखती रहूंगी। कलमदार वस्त्र क्या है, बाटिक कला का पुरातन रूप है। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं कसीदा। ब्लैंकेट क्या है, बटन की पट्टी को हम ब्लैंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। पटोला कहाँ का है, यह क्या है, तो पटोला गुजरात की टाई एंड डाइंग है। क्या है, टाइंग एंड डाई है। प्राकृतिक संवातन है तो चूषण विधि, ताप में नियंत्रण, विषण संवहन धाराएं क्या है, प्राकृतिक संवातन है। कृत्रिम संवातन क्या है, निर्वात, लीनम, मिश्रित, ये सब क्या है, कृत्रिम संवातन है। संवातन मतलब वेंटिलेशन। क्या है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, आपने कहा मैम इस तरीके से कोई घर है, कोई रूम है, यहाँ पे रोशनदान बने होते हैं और यहाँ पे आपका दरवाजा होता है और इस साइड इतनी बड़ी खिड़की लगी होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया मैम, इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी हवा आती है तो वो क्या होती है, वो भारी होती है। और गर्म हवा क्या होती, हल्की होती है। तो गर्म हवा इस तरीके से हल्की होकर के रोशनदान से बाहर निकल जाती है और खिड़की और दरवाजे से ठंडी हवा, इसीलिए रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं और खिड़कियां नीचे होती हैं। क्यों, क्योंकि हल्की हवा होती है। अरे ठंडी हवा भारी होती है तो भारी चीज ऊपर नहीं उड़ेगा, लेकिन ठंडी हल्की चीज जितनी है, बैलून आप फुला करके उड़ा दो, खूब ऊपर ऊपर उड़ता है। क्यों, क्योंकि बैलून क्या है, हल्का है। ठीक है, उसमें हवा भरा गया है। तो इसी तरीके से जो गर्म हवा होती है वो ठंडी होती है, अरे हल्की होती है और ऊपर उठती है। तो जैसे ऊपर उठी तुरंत नीचे ठंडी हवा क्या हुई, स्थान घेर लेती है। यही प्रोसेस क्या होता है, वेंटिलेशन कहलाता है, यानी संवातन होता है। ठीक है, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 8 से 20 होती है। और आकार इसका कैसा होगा, तो 10 से 12 इंच होता है। कितना होगा, 12 से, सॉरी, 10 से 12 इंच होता है। 4 माह की अवस्था में बालक का वजन आमतौर पर होता है, तो आपने बता दिया मैम 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना होगा। 3 गुना कब होता है, तो आपने कह दिया मैम 1 ईयर में 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, सही बताया ना मैंने। बच्चों की लंबाई जन्म की लंबाई का 2 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो आपने कहा मैम 5 वर्षों में हो जाएगा। कितना, 5 वर्षों में हो जाएगा। ये लंबाई की बात कर रहा है, ना कि वजन की बात कर रहा है। ठीक है, कितने माह के बच्चे को टॉडलर कहते हैं, तो 24 से 48 मंथ के बेबी को टॉडलर कहते हैं। टॉडलर टॉडल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इस उम्र के बच्चे अस्थिर रूप से चलने लगते हैं। अस्थिर रूप से, अस्थिर रूप से, इस उम्र के बच्चे अस्थिर रूप से, स्थायी रूप होना चाहिए। क्यों, स्थायी रूप से चलने लगते हैं। ठीक, यहाँ पे स्थायी रूप होना चाहिए ना, आप लोग भी जरा बताना। तो मासिक चक्र का समय कहलाता है, तो रजोदर्शन होता है। क्या होगा, रजोदर्शन होगा। और जब खत्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, यानी
पता नहीं क्या निवृत्ति कहते हैं, रुक जाओ, मीनोपॉज और रजो निवृत्त। क्या होता है? रजो निवृत्त। क्या होगा? रजो निवृत्त। आप लोग अगर हिंदी वाले शब्द में कंफ्यूज होते हो, रजो दर्शन क्या है, रजो निवृत्त क्या है, तो एक मैं ट्रिक दूंगी, बहुत ही बकवास सा ट्रिक है लेकिन फिर भी आप सुन लेना। कहते हैं ना, सेवानिवृत्त हो गया। किसी व्यक्ति को कोई रिटायर होकर के आता है, पेंशन, आप लोग प्रश्न पढ़ते हो ना वो आय वाले चैप्टर में, इनकम वाले में आप पढ़ते हो कि पेंशन किसे मिलती है, तो पेंशन उन व्यक्ति को मिलती है जो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं, यानी सेवा समाप्त हो चुकी होती है। तो निवृत्त का मतलब हो गया कि आदमी उस चीज से खत्म हो गया, मतलब वो चीज में खत्म हो गया। ठीक, सेवानिवृत्त यानी सेवा से निवृत्त हो चुके। तो जब रजो दर्शन होगा यानी क्या होगा, आपका मेनोपॉज हो चुका है, पीरियड आपकी बंद हो चुकी है। ठीक, रजो दर्शन क्या है? आप कहोगे मैम रजो दर्शन को जब आप मेनोपॉज याद कर लोगे तो रजो दर्शन यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक मैं नहीं खोजूंगी। यहाँ पे सन आप लिखा है। आप लोग जरा बताना, मारथंडम योजना 1928 है कि 1921 है? पता नहीं क्यों मुझे डाउट लगता है कि 1921 है, कहीं मैं पढ़ी तो जरूर हूँ। आप जरा बताइएगा कि 1928 है कि 1921 है। आप इसे नेट पे चेक करके बता देना, मैं देख लूंगी क्या है। यहाँ पे आप लोग सन देख लो, मारथंडम परियोजना 1980, स्पेंसर हैच। सेवाग्राम परियोजना 1948, गुड़गांव 1920, एल.एफ. ब्रेयन। इटावा परियोजना 1947, अल्बर्ट मेयर। क्या होगा? अल्बर्ट मेयर। ठीक, इस तरीके से कैसे क्वेश्चन लग रहा है आप लोग बता देना, मैं यही क्वेश्चन करा करके आप लोगों का मैं बंद कर दूंगी। देखिए इसके बाद भी पेज है क्या है, लेकिन ज्यादा है जी, इतना नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा 5 बजे मुझे कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगी तो है ही भाई, डॉक्टर वाला काम आप लोग भी जानते हो बहुत जरूरी होता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। किसी और पार्ट में करा दूंगी, अभी तो वीडियो आप लोग के बहुत बचे हैं, ऐसे भी 1 घंटा 11 मिनट आपका क्लास हो चुका है। फटाफट आप यही आंसर कर दो। मीट कितने मिनट या समय में कठोर हो जाता है, तो 24 से 34 घंटे में। सेवा की सबसे परिष्कृत और अत्यंत औपचारिक शैली क्या है, तो बेटर सेवा है। आप लोग ये चीजें पढ़ोगे क्या? ये चीजें मेरे पास है एनसीईआरटी वाले बुक में, अगर कहना तो मैं करा दूंगी। ठीक है, फेल्टिंग सिकुड़न देखी जाती है तो ऊन में देखी जाती है। नमदा यानी फेल्ट बनाया जाता है छोटे छोटे खराब ऊन से दबाकर दाब दे करके। हस्तशिल्प विकास आयुक्त का कार्यकाल स्थित है न्यू दिल्ली में। पानी में घुलनशील रंजक है तो डायरेक्ट डाई है। बुल एंड शिल को रंगने के लिए सबसे उपयुक्त रंग क्या है, तो एसिड डाई है। ठंडे रंग के नाम से जाने जाते हैं तो एजोइक या एजोडाई। जादुई रंग किसे कहते हैं, तो आइस डाई के नाम से भी इसे जाना जाता है, एजोडाई को। खतरनाक रंग कहते हैं किसे, एजोडाई को कहते हैं। फिलहाल कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के कमेंट करना। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई कंटिन्यू रखना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे अफवाह फैली हुई है, तमाम तरीके से आग लगी हुई है, एग्जाम टल गया टल गया टल गया, ये तो होना ही था, कुछ भी होना था। आप लोग अपने तैयारी को ब्रेक नहीं करोगे, आप लोग दृढ़ होकर के एकदम एक जैसे कछुए की चाल की तरह चलते रहो, तैयारी करते रहो, जब एग्जाम होना होगा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।